Jain student, we are studying chapter number 4 from history. The topic is the greatest empire, the Mughal Empire. In the fourth video, student, we will discuss about the reign of औरंगजेब. हम इस फोर्थ वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? अबाउट रेन ऑफ औरंगजेब. हम औरंगजेब के शासनकाल के बारे में डिस्कस करेंगे. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द रीजन ऑफ शाहजहां, यानी कि शाहजहां का शासनकाल के बारे में हमने डिस्कस किया था. तो शाहजहां का जो बेटा औरंगजेब सिंहासन पर बैठा. ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम रूलर था, और इसके बारे में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, और कैसे कि मुग़ल साम्राज्य का इस लास्ट मुग़ल रूलर के बाद कैसे पतन हो गया, और कैसे इन मुग़ल रूलर्स ने हमारे भारत में द हेरिटेज ऑफ द मुग़ल वर्ल्ड हिस्टोरिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया. तो हमारा जो भारत का इतिहास है, जो मुग़लों का शासनकाल है, ये एक बिग एम्पायर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका जो इतिहास है ये हमारे हिस्टोरिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ए नंबर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैव कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस एम्पायर, एंड शाहजहां इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दिस एम्पायर बिकॉज मोस्ट ऑफ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दी शाहजहां रेन. शाहजहां के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं, और मुग़ल गार्डन जो कि इन्हीं के देन है, मुग़लों के शासनकाल का ही देन है. सब तो शाहजहां का शासनकाल हमने पढ़ाया इन द प्रीवियस वीडियो में. तो शाहजहां ने क्या क्या बिल्डिंगें बनाई थी, कंस्ट्रक्ट कराई थी? रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद एट आगरा, एंड द ताजमहल, जो मुग़ल गार्डन, एंड द ताजमहल जो कि ताजमहल इज इंक्लूड इन द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक गिना जाता है. तो ये हमारे विश्व की सबसे सुंदर इमारतों में से एक है, जिसको पूरे वर्ल्ड के जो टूरिस्ट हैं, जो इसको देखने के लिए विजिट करने के लिए आते हैं, और जिसको एक प्रेम की निशानी के लिए यादगार में इस ताजमहल को शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट कराया था इन हिज बिलव्ड क्वीन मुमताज़ महल की याद में ये ताजमहल शाहजहां के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराया गया था. ताजमहल इज़ वेरी फेमस एट द वर्ल्ड लेवल, जो कि विश्व स्तर पर ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है. तो शाहजहां के द्वारा किए गए कार्य हमने इन द प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी. तो लेट्स स्टार्ट. रेड फोर्ट जो कि हमारा राष्ट्रीय धरोहर है, जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, इमारत है हमारे भारत की. फतेहपुर सीकरी का टॉम. These buildings are constructed by the Mughal emperors, several emperors, and the great Mughal empire. औरंगजेब का शासनकाल पढ़ेंगे, जो कि बाबर का कमिंग जनरेशन का जो ये 6 पावरफुल रूलर था. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 5 पावरफुल रूलर ऑफ दिस एम्पायर. हम इससे पहले जो वीडियोज हैं हमने डिस्कस किए हैं, उनमें हम 5 जो पावरफुल रूलर्स रहे हैं मुग़ल एम्पायर के, साम्राज्य के, उनके बारे में हमने डिस्कस की थी. एंड स्टूडेंट, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इन द फोर्थ वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मुग़ल एम्पायर, औरंगजेब एंड लेटर मुगल्स. तुम औरंगजेब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. दिस इज द लास्ट 6 पावरफुल रूलर ऑफ दिस एम्पायर. इसके बाद भी शासनकाल चला मुगलों का, लेकिन औरंगजेब के बाद के जो शासक रहे, जो रूलर रहे, वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे, इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं रहे, जिन कारणों से उनको जो हिस्ट्री में इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट, इतना ज़्यादा सम्मान से जो रूलर के रूप में उनको नहीं देखा जाता. तो औरंगजेब का जो इतिहास है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये थोड़ा जो मुग़ल रूलर्स हैं इनसे थोड़ा इसका जो इतिहास है ये डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि और जो रूलर्स थे और जो मुग़ल एम्पायर थे साम्राज्य इस साम्राज्य के, वो इतने ज़्यादा कट्टर मुस्लिम रूलर नहीं थे. वो सभी धर्म को टॉलरेंस करते थे, लेकिन ये औरंगजेब एकमात्र ऐसा रूलर रहा जिसने सबसे ज़्यादा इनटॉलरेंस किया टू द सोसाइटी, यानी कि ये कट्टर मुस्लिम रूलर था, यानी कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम धर्म को यह मान्यता देता था. अन्य धर्म को यह अपने जो है हमेशा
उनको इंटॉलरेंट करता रहता था, धर्म परिवर्तन के लिए उनको हमेशा फोर्स करता था। और नॉट ओनली हिंदुओं को लार्ज स्केल पर जो है इसने मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराए, मतलब हिंदुओं से मुस्लिम कन्वर्ट कराया गया। और इसके शासनकाल में अहोम और सिख और मराठा जो लार्ज स्केल पर इन्होंने इसकी जो इसका कट्टर जो पॉलिसी थी, इसकी जो फैनेटिज्म की जो स्नैच पॉलिसी थी मुस्लिम रूलर की, वो फेस की। तो इसके ड्यूरिंग दिस टाइम्स सबसे ज़्यादा जो फेस किया अहोम्स ने, और सिख जो हमारे सिख गुरु माने जाते हैं, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने सबसे ज़्यादा इसकी इंटॉलरेंस पॉलिसी को फेस किया। यानी कि गुरु तेग बहादुर को इन्होंने औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस किया था धर्म परिवर्तन करने के लिए। तो औरंगजेब के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। औरंगजेब के बारे में हम जो डिस्कस करेंगे, तो औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम ही रूलर नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही क्रूअल पर्सन भी था, क्योंकि इसने अपने शासनकाल में क्या किया, अपने फादर को ही इसने शाहजहां को ही इसने कैप्चर कर लिया और उसने उसको जेल में डाल दिया, इम्प्रिजन बना दिया, कैदी बना दिया, और खुद सिंहासन पर बैठ गया। तो इस प्रकार से औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम रूलर ही नहीं था, बल्कि ये एक बहुत दुष्ट कह सकते हैं, जिसने अपने फादर को ही, अपने पिता शाहजहां को ही इम्प्रिजन कर दिया, कैदी बना दिया, जेल में डाल दिया। और इस प्रकार से जो है भारत के मुगल साम्राज्य पर इसने साम्राज्य शुरू कर दिया। तो लेट्स स्टूडेंट्स वी डिस्कस अबाउट औरंगजेब पॉलिसी। रिलीजन पॉलिसी क्या थी? तो ये क्या था, औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम रूलर था, जो कि और जो अदर रिलीजन थे, हिंदू धर्म थे, सिख धर्म थे, तो इन सबको क्या करता, इंटॉलरेंट करता था। तो ये एक इंटॉलरेंट रूलर था, जो कि यानी और धर्मों को अधिक ज़्यादा मतलब टू फोर्स देम टू चेंज देयर रिलीजन्स। तो उनमें से क्या थे, सिख रिलीजन था, जिसके जो सिख रिलीजन के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया। तो उनसे कहा गया इस्लाम कबूल करने के लिए, इस्लाम को अपनाने के लिए, लेकिन उसने क्या हुआ, गुरु तेग बहादुर ने उसको इस्लाम धर्म को अपनाने से मना कर दिया। ही रिफ्यूज टू अडॉप्ट द मुस्लिम रिलीजन। तो इस्लाम धर्म को उसने अपनाने से मना कर दिया। तो इसका जो रीजन रहा, मुस्लिम रूलर ये औरंगजेब की पॉलिसी जो अदर रिलीजन को इंटॉलरेंट करता था, यानी कि धर्म को परिवर्तन करने के लिए लोगों को फोर्स करता था। इसी सिख रिलीजन में एक जो सिखों के 10वें गुरु हुए, गुरु गोविंद सिंह, जो इसके समक्ष खड़े हो गए, जो इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर उन्होंने फाइट किए, युद्ध हुए। तो मराठा और सिखों का जो उस वक्त एक तरह से बोलबाला था। तो औरंगजेब को इन सब रूलर से अपने रूल ड्यूरिंग दिस टाइम फेस टू मैनी फॉट बैटल ड्यूरिंग दिस टाइम्स ए नंबर ऑफ बैटल फॉट बिटवीन मराठा एंड सिख। तो सिखों के साथ जो इसका जो शासनकाल रहा, वो बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट वाला रहा। तो इस सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इसके अगेंस्ट होकर के इसके अगेंस्ट खड़े आवाज़ उठाई और इसके अगेंस्ट रहा। तो इस प्रकार से सिखों के साथ इसके कई युद्ध हुए। इसके बाद जो है नॉर्थ में ही हमारे जो दूसरा एक मराठा, जो कि बहुत लार्ज स्केल पर पनप रहे थे। औरंगजेब को इस चीज़ की चिंता सताने लगी थी कि मराठा भी जो है पावरफुल होते जा रहे थे, तो कहीं ऐसा नहीं कि उसके साम्राज्य पर जो ये मराठा अपना रूल कर ले, कब्जा कर ले। तो इस चिंता को देखते हुए औरंगजेब ने इन मराठा को और सिखों को इन्हें क्रश करने का जो है डिसीजन लिया। तो ये पॉलिसी रही। तो इसके बाद क्या हुआ, इसने ही इम्प्रिजन, तो ये क्या था, एक कट्टर मुस्लिम रूलर था। This is the reason that a jizya tax was introduced by औरंगजेब, यानी कि ये नॉन मुस्लिम पर लगाया गया, हिंदुओं पर लगाया गया। इसी का जो रीज़न था, परिणाम था कि ये एक कट्टर मुस्लिम रूलर क्यों कहा गया, क्योंकि ये हिंदुओं को और रिलीजन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था, जिसका परिणाम ये रहा कि इसने नॉन मुस्लिम जो लोग थे, यानी कि हिंदू लोग थे, जो सिख लोग थे, उन पर जजिया टैक्स लगा दिया गया। और जो मुस्लिम पीपल थे, जो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले थे, उन पर ये टैक्स जो है नहीं लगता था। तो ये इसकी एक रिलीजन पॉलिसी रही।
जिसको जजिया टैक्स जो है बहुत ज़्यादा इसका इस शासनकाल में बहुत ज़्यादा फेमस रहा। यानी कि ये एक ऑब्जेक्शनेबल सब्जेक्ट था, यानी कि ये एक विषय था इसका, जो इसके जो कि हिंदुओं का और अन्य जो रिलीजन के फॉलोवर थे उनके लिए ये एक ऑब्जेक्शनेबल सब्जेक्ट था। तो जजिया टैक्स नॉन मुस्लिम पीपल पर ये इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसके अगेंस्ट गुरु तेग बहादुर सिंह, जिनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया धर्म परिवर्तन करने के लिए। इसके बाद जो गुरु तेग बहादुर ने जो उनके धर्म को अपनाने से मना कर दिया। फिर गुरु गोविंद सिंह हुए, जिन्होंने बड़ी लार्ज स्केल पर इनके साथ इनके युद्ध हुए। तो इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह ने एक खालसा पंथ की स्थापना की, जो कि इस धर्म को बचाना था। इसका उद्देश्य गुरु गोविंद सिंह के इस खालसा पंथ का उद्देश्य जो इसने इस्टेब्लिश किया खालसा पंथ की, इसका उद्देश्य यानी सिख धर्म को बचाना था मुस्लिम रूलरों से, जो लार्ज स्केल पर जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने जो है इसके अगेंस्ट लड़ाइयाँ लड़ी। तो इस प्रकार की जो पॉलिसी थी औरंगजेब की, तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि औरंगजेब का जो शासनकाल है वो कैसा रहा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शाहजहां का बेटा ये औरंगजेब, और इसके औरंगजेब और शाहजहां के कितने 4 सन्स थे, ये भी इसमें 4 ही दिखाए गए हैं, लेकिन इसमें ऐसा कहा गया कि 6 बेटे थे, 6 थे, लेकिन अभी इस बुक में क्या है 4 सन ही दिए गए हैं। तो औरंगजेब जो कि शाहजहां का बेटा था, एंड हैड 4 सन्स, शाहजहां हैड 4 सन्स, दारा शिकोह, शाहशुजा, औरंगजेब एंड मुराद। तो ये इसके 4 सन थे। और इन 1657 CE सेंचुरी को वैन शाहजहां फेल हील, जब वह बीमार पड़ गया, फैलील जब वह बीमार पड़ा। वैसे तो शाहजहां को औरंगजेब ने इम्प्रिजन कर लिया था, कैदी कर लिया था, जेल में कैदी बनाकर डाल दिया था। और वहीं पर जो है और शाहजहां की जो बीमारी के कारण इसकी डेथ होगी, मृत्यु होगी। और इसकी मृत्यु के बाद War of Succession broke out. Aurangzeb emerged victorious and became the ruler in 1658 century. तो औरंगजेब जो कि शाहजहां की मृत्यु के बाद जब आपस में इनके भाइयों में ये उत्तराधिकारी को लेकर के, यानी कि साम्राज्य की जो सत्ता किसके हाथ में जाए, तो उसको लेकर के इनमें आपस में युद्ध शुरू हो गए, ब्रोक आउट हो गए। और इस प्रकार से औरंगजेब ने क्या हुआ, अपने आप 1658 सेंचुरी को ये जो दिल्ली सल्तनत का जो है सम्राट बन गया। He was staunch Muslim and imposed a tax called jizya on non-Muslim and followed a policy of religious intolerance. इंटॉलरेंस यानी कि असहिष्णु, यानी कि जो और धर्म के अनुयायी थे, जो लोग और धर्म के अनुयायी थे, उन धर्म को ये इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं देता था, और बल्कि उन पर अत्याचार करता था, उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स करता था। तो ये एक कट्टर मुस्लिम रूलर था, जिसने अभी जिसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक जजिया टैक्स जो कि इसने इंट्रोड्यूस किया गया, जो नॉन मुस्लिम पर लगाया गया, यानी कि हिंदुओं पर ये टैक्स इम्पोज किया गया है, हिंदुओं पर ये टैक्स लगाया गया, जजिया टैक्स, जबकि मुस्लिमों से ये टैक्स नहीं लिया जाता था। और ये इसकी दोहरी पॉलिसी रही है, इसकी डबल पॉलिसी रही, जो कि एक इसकी सत्ता के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक रहा। इसी का परिणाम रहा कि इसके जो शासनकाल में जो हिंदू थे उनको हमेशा जो बेचैनी बनी रहती थी। और लार्ज स्केल पर क्या हुआ, जो राजपूत जो महिलाएं थी उनको भी सुरक्षित नहीं माना जाता था। इसके शासनकाल में जो राजपूत महिलाएं थी उनको भी सुरक्षित नहीं माना जाता था, उनके भी लार्ज स्केल पर कैप्चर करके ये धर्म परिवर्तन करता था। तो इसकी कहानी और भी हैं बहुत सारी। आप लोगों ने एक मूवी देखी है जो जोधा, तो इसके बारे में अब अभी हम और डिस्कस करेंगे। तो he reversed the policy of friendship with Rajput and waged wars against the rulers of Mewar, मारवाड़ एंड बुंदेलखंड। तो ये इसकी जो पॉलिसी थी, तो सेम जैसे अकबर ने राजपूतों के साथ फ्रेंडशिप कर रखी थी, सेम उसी प्रकार से औरंगजेब ने भी राजपूतों पर अपना जो है होल्ड बनाए रखा था। यानी कि उनके साथ जो उसकी जो जनरेशन वाली जो फ्रेंडशिप कंटिन्यू चली आ रही थी। और राजा मान सिंह जो कि अकबर के टाइम से इसके शासनकाल का सैन्य कमांडर भार जो संभाल रहा था, तो सेम इसी प्रकार से राजपूतों के साथ जो इसकी फ्रेंडशिप का व्यवहार रहता है। और ये कंटिन्यू जो मेवाड़ के और
मारवाड़ का बुंदेलखंड के जो रूलर थे, इनके साथ इसने कंटिन्यू अपनी मित्रता भाव बनाकर रखा। ही सेंट हिज फोर्स टू डेक्कन एंड ट्राई टू द क्रश ऑफ द पावरफुल मराठा एंड फॉट पिस्ड बैटल विद द मराठा रूलर शिवाजी। यानी कि मराठाओं के साथ इसका एक हमेशा जो है 36 का आंकड़ा जिसको कहते हैं, यानी कि इससे मराठाओं से इनकी औरंगजेब की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ये सदैव इसके अगेंस्ट रहते थे। मराठा जो है पावरफुल होते जा रहे थे। यही चिंता औरंगजेब को सता रही थी कि मराठा अगर पावरफुल हो गए तो उसका शासन काल है ये दबाया जा सकता है, ये इसको क्रश किया जा सकता है। तो इसी पर्पज से क्या किया इसने, राजपूतों की मदद से इनको डेक्कन भेज दिया गया। जो मराठा के जो मराठा के सबसे ज़्यादा पावरफुल जो रूलर थे शिवाजी जो कि मराठा के सबसे पावरफुल रूलर रहे, छत्रपति शिवाजी, जिसका नाम हम आज भी बहुत बड़े सम्मान गौरव के साथ ले जाता है। विद द ग्लोरियस हिज नेम विवेक हम लेते हैं। तो शिवाजी वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द मराठा। तो मराठा का ये अगेंस्ट था और इसने डेक्कन में जो अपनी आर्मी को फोर्स को इसके अगेंस्ट मराठा के भेज दिया। तो बट हिज डेक्कन कैंपेन्स लीड टू द फाइनेंसेस बैंक प्रोविडेंसी एंड ऑफ द गवर्नमेंट विच हैड टू इट्स इफेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अर्थात जो एक फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय जो फाइनेंशियल जो इसका दिवाला निकल गया यहाँ पर, और जिस कारण से इसको यहाँ पे इसके शासनकाल में एक इसके बड़ा असर पड़ा। तो यानी कि इनके साथ तो युद्ध करना इसको थोड़ा सा महंगा पड़ा, जो कि फाइनेंशियल तरीके से जो है ये साम्राज्य थोड़ा वीक हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था, जिसका असर सीधा इसके प्रशासन पर दिखाई दिया। तो हिज पॉलिसीज़ ऑफ इंटॉलरेंस लीड टू दी वाइड स्प्रेड, यानी कि इसकी जो धर्म परिवर्तन की जो नीति थी, लोगों को धर्म परिवर्तन जो कराता था, ये लार्ज स्केल पर, ये बड़े स्तर पर फैल चुकी थी। यानी कि लार्ज स्केल पर ये लोगों के धर्म परिवर्तन कराता था, जिन कारणों से जो जनता थी, जो लोग थे, उनमें बेचैनी सी बढ़ी रहती थी, क्योंकि कोई भी अपना धर्म परिवर्तन, अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहता। तो इन कारणों से क्या हुआ, जनता के बीच जो है बेचैनी कंटिन्यू ग्रो होती चली गई, पनपती चली गई। तो देयर वर कॉन्फ्लिक्ट विद द होम्स एंड आसाम एंड सिख एंड अफगान्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड विद द मराठा इन द साउथ। तो इस प्रकार से क्या हुआ, मराठाओं के साथ, सिखों के साथ, और इसके अलावा होम्स जो कि आसाम की एक ट्राइबल जाति थी, उनको ये लार्ज स्केल पर जो इनका धर्म परिवर्तन कराता था। होम्स जनजाति और सिख जो कि गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह ने, जिसके लिए खालसा पंथ की स्थापना की, जो कि अपने धर्म को, अपने अदर जो रिलीजन थे उनको धर्म की बचाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा धर्म की इस्टेब्लिश किया, स्थापना की। और मराठाओं के साथ जो कि साउथ में थे, और इवन ट्रेडिंग एजेंसी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज हैड टू पुट एन इंडियन शो टू स्टार्टेड एट्रोसिटीज़ एंड देयर वाज अ जनरल अनरेस्ट इन दी होल कंट्री। अर्थात जो भी अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता था या एज ए व्यापार के रूप में और सेवरल पर्पज से यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर आता था, तो ये क्या करता था, उनके साथ बड़े अत्याचार किए गए, बड़े उनके साथ जो है एट्रोसिटीज़ वाली पॉलिसी अपनाई गई, जो बिल्कुल पूरे देश में एक तरह से बेचैनी सी पैदा कर दी जिसने। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो अदर रिलीजन का था वो कहीं भी सुरक्षित नहीं था। तो लार्ज स्केल पर ये धर्म को इंटॉलरेंस करता था, यानी कि दूसरे धर्मों को परिवर्तित करा करके इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाना चाहता था, इस्लाम धर्म की नींव को ये और ज़्यादा अधिक मजबूत करना चाहता था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम रूलर था। द डेथ ऑफ औरंगजेब वाज beginning of the end of Mughal Empire, as his sons kept fighting with each other as they divided the empire became weak and indefensible। यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ, ये शासनकाल, मुगलों का जो शासनकाल था, अब यहाँ से ये कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि जो औरंगजेब के जो बेटे रहे वो आपस में सत्ता को हथियाने के लिए आपस में लड़ने लगे, और आपस में वो क्या हुआ, बट गए, डिवाइड हो गए। जो कि जिन आपस में डिवाइड होने के रीजन से, डिवाइड होने के कारण से क्या हुआ, सत्ता और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं जो पावरफुल रूलर्स थे उनका पतन हो गया,
और यहाँ से जो वीक रूलर रहे उन्होंने रूल तो किया मिड सेंचुरी ऑफ 18 यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक इन्होंने रूल किया, लेकिन वो इतने इफेक्टिव, इतने पावरफुल रूलर नहीं रहे। तो अभी और हम इस सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था, वेरियस अपॉइंटमेंट क्या थे इसके। तो मुगल एम्परर में बहुत सारे पद जो कि अपॉइंटेड किए गए थे जो इसके शासनकाल में मुगलों के, जैसे कि मुगल एम्परर अल्टीमेट अथॉरिटी इन द एम्पायर, ही वाज हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी प्रशासन व्यवस्था होती थी उसका जो हेड होता था, अंपायर का जो लीडर होता था, यानी कि खुद एम्परर जो सम्राट होता था वो उनका कमांडर होता था, हेड वही होता था। तो इसके नीचे क्या होते थे, हेड के नीचे, एम्परर के नीचे, सम्राट के नीचे कौन कौन लोग होते थे, वजीर, बख्शी, दीवान, काजी, खाने सनम, मीर तुज्क, कोतवाल, दरोगा। तो ये नीचे का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। अब इनके अंतर्गत क्या क्या होते थे, क्या क्या कार्य, वजीर का कार्य क्या होता है, सीनियर मिनिस्टर एंड एडवाइजर ऑफ द एम्परर, यानी कि ये वजीर जो होता था जो सम्राट का सलाहकार होता था, सीनियर सलाहकार होता था, और वह पूरे एडमिशन सिस्टम की उसको मैटर की जानकारी होती थी और उसके बारे में वो सम्राट को उसके बारे में जानकारी देता था, उसकी सलाह देता रहता था। एडवाइजर का काम करता था वजीर। बख्शी इंचार्ज ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, यानी ये बख्शी जो होता था, जो मिलिट्री आर्मी सेना होती थी उसका इंचार्ज उसको बना गया। दीवान, दीवान क्या होता था, इंचार्ज ऑफ रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी कि जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे वो इसका इंचार्ज इस दीवान को नियुक्त किया गया। काजी, द इंचार्ज ऑफ जुडिशरी, यानी कि काजी के अंतर्गत क्या आता था, न्यायालय, यानी कि न्याय व्यवस्था को देखना काजी के अंतर्गत आता था। काजी इसके इंचार्ज बनाए गए। एंड खान ए सनम, द इंचार्ज ऑफ इंपीरियल हाउस होल्ड, यानी कि जो घरों के जो कार्य होते थे, खान ए सनम वो इसका चार्ज जो खान ए सनम को अपॉइंटेड किया गया, यानी इंपीरियल ऑफ द रीजन। एंड मीर तुज्क मास्टर ऑफ सेरेमनीज, यानी कि जो उत्सव सेरेमनी जो बनाए जाते थे उनका इंचार्ज बनाया गया। कोतवाल, द पुलिस ऑफिसर इन द सिटी, यानी कि शहर का कोतवाल जिसको कहते हैं हम, इसको कोतवाल कहा जाता था, जो कि सिटी की देखरेख सुपरविजन का कार्य करते थे। और इसके बाद दरोगा, द पुलिस, दरोगा क्या होता था, दरोगा द पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ एम्पायर ऑफ फॉर एडमिशन कंट्रोल, यानी कि दरोगा होता था पूरे जो प्रशासन व्यवस्था होती थी, ये जो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन जो किया गया था, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो स्टेट को डिवाइड किया गया था उसके पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल को ये दरोगा कंट्रोल करते थे, उस पर इनका नियंत्रण होता था। तो ये थी इसकी एडमिशन सिस्टम जो कि मुगल साम्राज्य के द्वारा ये सिस्टम व्यवस्था थी। तो अब डिस्कस करते हैं मंसूरदारी सिस्टम। मंसूरदारी सिस्टम यानी कि जो अकबर के शासनकाल में चलाया गया। अब इसकी क्या क्या विशेषता थी, मुगल शासनकाल के मंसूरदारी सिस्टम में क्या था, ये अकबर के द्वारा चला गया। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। इट हैड ए सिस्टम ऑफ रैंकिंग फॉर ऑल अपॉइंटमेंट टू द डिटरमाइन सैलरी एंड प्रिविलेजेस, यानी कि इसका सिस्टम एक वेतन के आधार पर, वेतन जो दिया जाता था वो रैंकिंग के आधार पर इनको अपॉइंटेड किया गया। जो यानी कि ये मंसूरदारी सिस्टम एक सैलरी सिस्टम जो था इनका वो उनकी रैंकिंग के अनुसार किया गया, यानी कि जैसे जो जितने इसके अंतर्गत जो मैन और हॉर्स मैन होंगे, यानी कि जो घुड़सवार और घोड़े जो अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड होंगे, जो इसकी आर्मी सेना होगी, उनके आधार पर इनका अपॉइंटमेंट में किया गया और इनका सैलरी वेतन उन्हीं के आधार पर इनको दिया जाता था। यानी कि हाईएस्ट रैंक वाला यानी कि 7000 आर्मी यानी कि मैन जो हॉर्स होते थे उनको अपॉइंट किया गया, और सबसे लोएस्ट जो होती थी 20 मेंबर वाली 20% वाली होती थी। तो इसमें ये सिस्टम था जो शासनकाल को कमांड किया जाता है इन पर्सन के द्वारा। तो रैंकिंग वर बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ मैन एंड हॉर्स द पर्सन कमांडेड, अर्थात ये जो रैंकिंग होती थी ये घोड़ों के और घुड़सवारों के आधार पर होती थी। ईच अपॉइंटी वाज रिक्वायर्ड टू गेट हिज मैन एंड हॉर्स रिव्यूड, यानी कि जो भी अपॉइंटमेंट किया गया है मंसूबदार का, उस पर जो उसकी रिक्वायर्ड होती थी उसके घुड़सवार की और घोड़ों की के आधार पर की जाती थी भर्ती उनकी। मैन वर रजिस्टर्ड एंड हॉर्सेस ब्रांडेड टू दैट अकाउंट वाज मेंटेनेड, यानी कि जो घोड़े इनके द्वारा लाए जाएंगे वो ब्रांडेड हों, अच्छी
किस्म के घोड़े, और हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन वाज द 7,000 हॉर्सेज, यानी कि जो इस सिस्टम में जिस व्यक्ति के पास 7,000 हॉर्सेज वाले पर्सन होते थे, यानी कि 7,000 घुड़सवार वाले जो लोग होते थे, वो हाईएस्ट रैंक मानी जाती थी। उसके ऊपर जो कमांड करता था वो मंसूबदार कहलाता था, यानी कि वो हाईएस्ट रैंक किसके अंतर्गत कहलाती थी। उसी के बेस पर इनकी सैलरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडन किया गया था। द हाईएस्ट रैंकिंग एंड लोएस्ट विद द 20 एंड वाज कंसिडर्ड एज द सिपोय और सर्वेंट, और जिन पर्सन के अंतर्गत जो 20% ही होते थे वो केवल एज ए सिपोय के रूप में, यानी कि एक सिपाही के रूप में उनको काउंट किया जाता था, या एक सेवक के रूप में। एंड द अदर मुगल रूलर्स कंटिन्यू टू अवॉइड दिस सिस्टम एंड विद माइनर वेरिएशंस, और जबकि इसके जो अन्य जो रूलर रहे उन्होंने थोड़ा सा इस सिस्टम को इग्नोर किया। एंड नेक्स्ट एग्रीगेशन पॉलिसी। एग्रीगेशन पॉलिसी क्या होती है? एग्रीगेशन पॉलिसी यानी कि कृषि संबंधी नीति। कृषि संबंधी नीति क्या हुई? इसने क्या हुआ, भूमि का विभाजन कर लिया। एक अच्छे किस्म की भूमि जो अच्छे लेवल की, यानी कि मोस्ट फर्टाइल लैंड और उसके मिडल वाली, तो किस प्रकार से इसको 3 जगह इसने डिवाइड किया भूमि का। तो इस प्रकार से ये इसकी जो एग्रीगेशन पॉलिसी कहलाई, यानी कि कृषि संबंधी नीति। तो मुगल मेंटेन ए फेयर कॉन्सिस्टेंसी इन द एग्रीगेशन पॉलिसी, यानी कि ये कृषि संबंधी जो व्यवस्था थी ये कंटिन्यू इस प्रकार की आयोजित करते रहते थे। माइनर चेंजेस वर नोटिस्ड एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम ऑफ द फॉर द रूलर्स, यानी कि कृषि से जो आय टैक्सेस के रूप में वसूल की जाती थी, जो टैक्सेस कृषि लैंड एरिया पर लगाए जाते थे, ये ही जो है रूलर्स की मेजर स्ट्रेंथ होती थी, मुख्य आमदनी होती थी, जिससे ये अपने जो रूलर्स को, अपने रूल्स को, अपने अंपायर को मेंटेन करते थे, अपनी आर्मी को, और अपने जो सैन्य संगठन था, और जो भी एक्सपेंसेस होते थे उन सब पर जो है टैक्सेस के द्वारा ही ये सारे कार्य किए जाते थे। तो टैक्सेस इज द मेजर रेवेन्यू सिस्टम फॉर एवरी रूलर्स, यानी कि टैक्सेस के आधार पर ही सारे सिस्टम गवर्नमेंट के चलते थे। टोडरमल द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर, टोडरमल जो कि अकबर के टाइम में एक जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया गया था, यानी कि कर मंत्री, जो कि कर वसूल करने वाला मंत्रालय इसको दिया गया था। टोडरमल जो कि एक राजपूत मंत्री था, एंड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिवाइजिंग ऑफ ए न्यू इफेक्टिव एंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसने एक बहुत इफेक्टिव, बहुत ही कार्यशाली जो है सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया, जो कि लैंड सिस्टम को और अधिक इसने मजबूत बनाया। अंडर द पॉलिसी लैंड वाज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूस, यानी कि जो मिट्टी की, यानी कि जो कृषि की जो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इसने इसको लैंड एरिया को इसको 4 पार्ट में, 4 जगह जिसको डिवाइड कर लिया, 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर लिया। तो पहला क्या था? पलज लैंड दैट वाज रेगुलरली कल्टिवेटेड, यानी कि ये फर्स्ट क्वालिटी की मिट्टी होती थी, यानी कि मोस्ट फर्टाइल लैंड, यानी कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती थी, जिसको कंटिन्यू रेगुलर कल्टिवेट, यानी कि वहाँ पर कंटिन्यू खेतीबाड़ी की जाती थी। दूसरा जो कि हमारा परोटी अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम 1-2 ईयर्स, यानी कि ये क्षेत्र थोड़ा सा लेस फर्टाइल होता था, जिसको 1-2 ईयर्स, यानी कि 1-2 साल तक उसको अनकल्टिवेटेड कहता है, यानी कि उसकी जुताई निराई गुड़ाई नहीं होती थी। एंड अनकल्टिवेटेड जो कि 3 से 4 ईयर्स तक इसको रिजेन फर्टिलिटी, इसकी 3 से 4 ईयर्स तक इसकी मिट्टी को फर्टिलिटी को बनाने के लिए इसको छोड़ा जाता था। एंड बंजर यानी कि जो चौथा पार्ट था इनकी मिट्टी का, लैंड का, जो इस प्रकार से लैंड सिस्टम इन्होंने जो रेवेन्यू सिस्टम मिनिस्टर थे टोडरमल, उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ड्यूरिंग दी रीजन। तो बंजर क्या थी? लैंड विच वाज अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि बंजर यानी कि जो बिल्कुल एरिया जो खेती बाड़ी के योग्य नहीं होता था। तो इस पार से ये सिस्टम इन्होंने बनाया। तो लैंड ऑफ ईच फार्मर वाज मेजर्ड एंड असेस्ड फॉर फिक्सिंग रेवेन्यू रेट्स बेस्ड ऑन द क्रॉप ऑफ पैटर्न एंड द लास्ट 10 ईयर्स, यानी कि अंतिम 10 वर्ष तक का एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया था। तो जैसी उनकी कल्टीवेशन होती थी, जैसी उनकी कल्टीवेटेड करते थे, जैसी फसलें होती थी, उसी के आधार पर उन पर जो टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे। Each provinces was divided into region with separate rates for the different crops, यानी कि जैसी फसलें होती थी उसी के आधार पर वहाँ की जो दर थी वो उन पर इम्पोज की जाती थी, सेपरेटली उनको लगाई जाती थी। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नॉन एज दी जब्त, जिसको जब्त
सिस्टम के नाम से जाना गया। इट वॉज कलेक्टेड बाई दी हेडमैन एंड रूलर चीफ एंड वर कॉमनली कॉल्ड दी जमींदार। ये जो टैक्सेस होते थे जो जमींदारों से वसूल किए जाते थे ये जमींदार बनाए जाते थे, यानी कि उनका कार्य इन लैंड फार्मर से ये रिवेन्यू सिस्टम कलेक्ट करना होता था, जिसको हम जमींदार के नाम से जानते हैं। यानी कि वो सारे जो गांव के जो लोग होते थे, विलेज के जो पीपल होते थे, वो क्या होते थे, सारा अपना जो फसल का जो टैक्स जो कर रिवेन्यू जो सिस्टम होता था वो इस जमींदार को दिया जाता था। इसके माध्यम से ये अंपायर तक पहुंचता था, साम्राज्य तक, यानी सल्तनत तक पहुंचता था। तो ये था जमींदार सिस्टम जिसने रेवेन्यू सिस्टम बनाया, जो कि रेवेन्यू सिस्टम इन द विलेजेस फॉर द इम्पोज फॉर द फार्मर्स, जो कि भारतीय किसान थे या जो किसानों पर ये जमींदारी सिस्टम लगाया गया जमींदारों के द्वारा। द एग्रीगेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ मुगल रा did bring about a major change and in this system of economy from the early medieval period। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो मुगल जो साम्राज्य है ये हम जो स्टडी कर रहे हैं दी मेडिवल पीरियड के अंतर्गत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेडिवल पीरियड 2 पार्ट में डिवाइड है, अर्ली मेडिवल पीरियड और लेटर मेडिवल पीरियड। तो हम लेटर मेडिवल पीरियड में मुगल साम्राज्य का स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो लेटर मेडिवल पीरियड था तो इसमें मुगल साम्राज्यों ने कृषि संबंधी जो भी चीज थी, व्यवस्थाएं थी, बहुत दुरुस्त की थी, यानी कि एक अच्छे मुकाम इन्होंने कृषि क्षेत्र में बनाए थे, जो कि सभी के लिए सुखदायी थी, सभी के लिए जो है फेवरेबल थी। तो देयर वर सम कॉन्स्टेंसी टू कंटिन्यू टू पॉलिसी एंड थिंग्स वर मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रीमलाइंड एज कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड देन वैन थिंग्स चेंज वेरी फ्रिक्वेंटली, जो कि कंटिन्यू इस प्रकार से जो है इस सिस्टम की जो शासन व्यवस्था थी ये कंटिन्यू रूटीन में रही। हाउएवर देयर वाज सम डिसकॉन्टिनेंट, कुछ इस शासन काल में असंतुष्टि भी थी। A large part of the agriculture produce was taken away, leaving the poor peasant and survive with very limited resources। यानी कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस शासन व्यवस्था से, इस कृषि प्रणाली व्यवस्था से इनकी खुश नहीं थे, क्योंकि जो छोटे स्मॉल लेवल के जो फार्मर थे, किसान थे, वो अपना जो थोड़ा बहुत जो उनका प्रोडक्ट होता था, जो भी खेतीबाड़ी के द्वारा जो उत्पन्न किया जाता था, वो उनका लार्ज स्केल पर जो है एज ए टैक्स के रूप में चला जाता था। यानी कि स्मॉल फार्मर इसमें बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को सर्वाइव करने में स्ट्रगल किया। तो वो उनके पास, क्योंकि जो स्मॉल फार्मर होते हैं उनके पास जो सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज जो होते थे, वो बहुत ही लिमिट में होते थे, बहुत ही सीमित दायरे में होते थे, जिससे वो अपनी फैमिली को सर्वाइव करने में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते थे। द utilization of wealth collected was paid off to soldiers and artisans to some extent, but the primary producers remain a suffer। यानी कि जो मेजर पार्ट था वो ज़्यादातर जो है एडमिशन सिस्टम को चला जाता था, और जो बहुत ही कम सम एक्सटेंट बट द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स रिमेन सफर। यानी कि जो प्राइमरी स्तर की जो व्यवस्था थी, प्राइमरी स्तर के जो पर्सन थे, वो इन सारी पीड़ाओं को, इन सारी परेशानियों को उन्होंने बहुत लार्ज स्केल पर फेस किया। तो इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ग्रेटेस्ट मुगल एम्पायर, अबाउट द ग्रेटेस्ट मुगल एम्पायर। तो इन दी वीडियो हमने डिस्कस किया औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब के शासनकाल के बारे में। तो औरंगजेब का शासनकाल भी लगभग नियर अबाउट 49 ईयर्स तक इसने भारत पर रूल किया। 49 ईयर्स, यानी कि 2 ही पावरफुल रूलर रहे जिन्होंने सबसे ज़्यादा भारत पर शासन किया मुगलों का, जो कि नंबर 1 पर जो अकबर आता है, जिसको द ग्रेट अकबर के नाम से जानते हैं, और दूसरा मुगल सम्राट यानी कि मुगल एम्परर औरंगजेब। तो ये 2 ही पावरफुल रूलर थे जिन्होंने 49 ईयर्स तक जो है भारत पर एज ए मुगल सम्राट के रूप में इन्होंने रूल किया भारत पर। जो इन दिस चैप्टर with the hope that you are understanding my explaining way. So student, thank you and have a nice day. In the next chapter we will discuss about of more topics. Thank you and have a nice day.